नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आप सभी का डेली रोज़ ऑफ करंट अफेयर्स की क्लासेस में। आज 13 मई है और विगत 24 घंटों में जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 3 सेगमेंट होते हैं इसमें। सेगमेंट नंबर 1 में आपको जो भी 24 घंटे में घटनाएं घटी हैं, समसामयिक घटनाएं, उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी। सेगमेंट नंबर 2 उसमें स्टैटिक जीके से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और सेगमेंट नंबर 3 उसमें कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे जो 1 पेज या 2 पेज का होगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में करके हम आपको बताएंगे कि कैसे कोड आप बना करके कर सकते हैं। ये एक श्रृंखला चली आ रही है, इसके बारे में जानकारी अगर आपको चाहिए, जो और भी डिटेल्स हैं वो पिछली वीडियोज़ में हमने दी हुई हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 मई 2021 को नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत खो दिया? विंध्या देवी भंडारी, पुष्प कमल दहल, शेर बहादुर देवबा या केपी शर्मा ओली? तो यहाँ है केपी शर्मा ओली जी, ठीक है। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 10 मई 2021 को संसद में विश्वास मत खो दिया। नेपाल में बहुमत परीक्षण हुआ था जिसमें ओली के पक्ष में सिर्फ 93 वोट पड़े और 130 सदस्यों ने उनके विरोध में मत दिया था। हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने अपना समर्थन उनसे वापस ले लिया था। देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको वो बताऊंगा और बाकी जो चीज़ें आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपकी जानकारी के लिए दे दिया है क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इक्विवेलेंट क्लास है। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें डायरेक्टली ले सकते हैं उसको, जो चीज़ें हैं। नहीं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं टच करते हुए चलूँगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ। ओली के नेतृत्व में भारत और नेपाल के जो द्विपक्षीय संबंध थे वो कमज़ोर हुए थे। वजह क्या थी आपको पता है कि एक मानचित्र जारी कर दिया था ओली सरकार ने और उसको पास भी करा लिया था अपनी संसद से। उसमें उत्तराखंड के जो 3 क्षेत्र थे, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इन तीनों को दर्शाया गया था नेपाली क्षेत्र में। चीन की शह पर ऐसा काम किया था उन्होंने, हालांकि बाद में वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। चलिए तो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। आपको पता होगा कि 1950 में शांति और मित्रता संधि हस्ताक्षर किया था नेपाल ने भारत के साथ, और भारत और नेपाल के बीच एक मजबूत संबंध है। भारत में 80 लाख से अधिक नेपाली रहते हैं। नेपाली गोरखा भारतीय सेना में अपनी एक महत्वपूर्ण रेजिमेंट है और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत और नेपाल के बीच एक प्रथा प्रचलित है जिसके तहत भारतीय सेना के प्रमुख को, अभी हाल ही में ये घटना हुई थी, जिसके तहत भारतीय सेना के प्रमुख को औपचारिक रूप से नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि प्रदान की जाती है। और वीज़ा नहीं लगता है भारतीय नागरिकों को जाने के लिए। 30 दिनों तक वो नेपाल में रह सकते हैं और भारतीय नेपाली रुपया व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, अब जब 2016 में लॉकडाउन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो उसमें नेपाल सरीखे देशों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था में एक मेजर रोल प्ले करता है जो भारत की करेंसी है वो। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 10 मई 2021 को चीन ने बांग्लादेश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी करने का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। क्वाड में कौन शामिल नहीं है? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज के लिए चर्चा में है, और जो चीज़ें चर्चा में होती हैं उन्हीं से क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। यही करंट अफेयर्स की खूबी है। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसमें रशिया नहीं है, ठीक है। मैं आपको 10 मई 2021 को बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश चीन विरोधी गुट क्वाड में शामिल होता है तो द्विपक्षीय रिश्ते बुरी तरह से प्रभावित होंगे। ज्ञात हो कि बीजिंग क्वाड समूह को चीन विरोधी समूह के रूप में देखता है, ठीक है, और वो है भी चीन विरोधी समूह के रूप में देखता है क्वाड को। चीन के रुख से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जिन क्षेत्रों को चीन अपना प्रभुत्व क्षेत्र मानता है उसमें उनके प्रभाव को सीमित करने के इरादे से बनाए गए समूह से चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है, यानी क्वाड से चिढ़ा हुआ है। अब क्वाड है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद अर्थात क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 जो कंट्रीज हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश हैं। इनके बीच में अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। ये क्या है? खुले, मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र, मुक्त, खुले और समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र। यहां देखिए भारत प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए और उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाता है। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से 2007 में कहा शिंजो आबे, जो जापान के प्रधानमंत्री थे, शिंजो आबे अब तो रिटायर हो गए, उनकी जगह सुगा जी ने ले ली है,
तो 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दिमाग की उपज थी और उन्होंने औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की थी। शिंजो आबे द्वारा 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक, यहाँ ध्यान देने वाली बात है इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक के समुद्री क्षेत्र को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड स्थापित करने पर विचार प्रस्तुत किया गया था। क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में, ठीक है, नवंबर 2017 में हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त रखने की रणनीति बनाने के लिए हुई थी। जो एक्चुअल क्वाड की बात है वो कब हुआ, तो नवंबर 2017 में हिंद महासागर क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति विशेषकर चीन के प्रभाव से मुक्त रखने की रणनीति बनाने के लिए हुई थी। इसी क्वाड से चिढ़ करके चाइना ने बांग्लादेश को कहा है कि आप, क्योंकि आपको ध्यान होगा ये भारत का वो है, यहाँ है आपका बांग्लादेश, ठीक है, और ये इधर हो गया आपका पाकिस्तान। तो चाइना क्या चाहता है, चाइना का ये है कि ये कठपुतली पाकिस्तान को भी बनाए रहे और इधर से बांग्लादेश को भी, और इसकी वजह से भारत को डिस्टर्ब करता रहे। हालांकि यहाँ जो अभी आपका श्रीलंका है उसको भी पैसे दे करके और बाकी सारी चीज़ें कर्ज दे करके और इतने हाई उस पर कर्ज दिया हुआ है ब्याज पर कि अब वो लौटा नहीं पा रहा है, और हम्बन टोटा जो बंदरगाह है उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया। तो इस तरीके से भारत को घेरने की पूरी तरीके से कोशिश का एक हिस्सा है ये बांग्लादेश को हड़काया जाना। चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 10 मई 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? चंडीगढ़, गोवा, केरल या पुडुचेरी? पुडुचेरी ने हासिल किया है। जल शक्ति मंत्रालय 10 मई 2021 को पुडुचेरी ने जल शक्ति मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पुडुचेरी हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये पहला प्रदेश नहीं है, जानकारी रखिएगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ, ये चौथा है, क्योंकि यहाँ हर ग्रामीण घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया गया है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा राज्य है, ठीक है। और पहले के 3 कौन कौन से हैं इसके? गोवा है, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 3 पहले हैं। सबसे पहला गोवा है, फिर तेलंगाना और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद इजराइल ने आपातकाल की घोषणा कर दी। हमास का गठन कब हुआ था? तो 1987 में हमास का गठन हुआ था। इजराइल और फिलिस्तीन 1987। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11-12 मई की रात को संघर्ष तेज हो गया। फिलिस्तीन की सत्ता पर काबिज आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल के हवाई हमले से ताज़ा जवाब में उस पर 130 से ज़्यादा रॉकेट दागे और यहूदी देश की राजधानी तेल अवीव पर दागे, और झड़प के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने आपातकाल की घोषणा कर दी। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, हाँ इतना ज़रूर है कि ये झड़प है और ये जल्दी ही एक युद्ध में बदलने की आशंका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। बीते दिनों समाज पत्रों की सुर्खियों में रहा मे फ्लावर 400 क्या है? कोरोना की दवाई है, अंतरिक्ष मिशन है, मानव रहित पोत है यानी शिप जिसको बोलते हैं, या सांप की एक प्रजाति है। साहब ये ना तो सांप की प्रजाति है ना कोरोना की दवाई है, ये एक शिप है, ठीक है, ये एक मानव रहित पोत है। दुनिया का पहला मानव रहित पोत जिसका नाम मे फ्लावर 400 है, अटलांटिक के पार नेविगेट करने के लिए निर्धारित किया गया है। इसे IBM की कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है। IBM के सहयोग से समुद्री संसाधन संगठन प्रोमेयर द्वारा बनाया गया है, ठीक है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM के द्वारा प्रोमेयर के द्वारा बनाया गया है ये, इसके सहयोग से, ठीक है। और कोई खास इसमें चीज़ नहीं, ये 15 मीटर लंबा है, 900 टन वजन है इसका, और कोई आदमी इसमें नहीं है, ह्यूमनलेस है, केवल नेविगेशन और सैटेलाइट के थ्रू ये वो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में नई दिल्ली को कौन सा स्थान दिया गया है? 25वां स्थान, 32वां, 36वां या 40वां स्थान दिया गया है? बताइए।
नई दिल्ली को 32वां स्थान दिया गया है। ठीक है, नई दिल्ली को 32वां स्थान दिया गया है और 36वां स्थान जो है आपको उसको दिया गया है, ये देखिए मुंबई को दिया गया है। हाल ही में लंदन में स्थित संपत्ति सलाहकार संस्था, नाइट फ्रैंक क्या है, संपत्ति सलाहकार संस्था ने ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 जारी किया और इस सूचकांक में विश्व में रहने योग्य स्थानों की कीमतों के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। प्राइम ग्लोबल सिटीजन इंडेक्स नाइट फ्रैंक के वैश्विक अनुसंधान नेटवर्क का उपयोग करके दुनिया भर के 45 से अधिक शहरों में स्थानीय मुद्रा में प्रमुख आवासीय कीमतों में एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक जारी करता है। इसमें देखिए मेन जो मुद्दे की बात है मैं आपको बता दूं, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिल्ली और मुंबई एक एक स्थान खसक करके दिल्ली 32वें स्थान पर पहुंच गई है और मुंबई 36वें स्थान पर पहुंच गई है। नाइट फ्रैंक की अगर बात करते हैं तो नाइट फ्रैंक जो है वर्तमान में इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। इसके संस्थापक जो है बहुत कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हावर्ड फ्रैंक, जॉन नाइट और विलियम रटली थे। नाइट फ्रैंक के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रबंध निदेशक और वर्तमान अध्यक्ष हैं शिशिर बैजल हैं, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 11 मई 2021 को किस राज्य की पहली राजस्व मंत्री KR गौरी अम्मा का निधन हो गया। यहाँ गौरी है, गौरी अम्मा का निधन हो गया। ये है केरल। 11 मई 2021 को केरल के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता KR गौरी अम्मा, जो साल 1957 में राज्य के पहले कम्युनिस्ट मंत्रालय में पहले राजस्व मंत्री की आयु संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया, वह 102 वर्ष की थी। यह केरल विधानसभा में दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाली विधायक थी और पहली केरल सरकार की अंतिम जीवित सदस्य भी थी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, 8 मई 2021 को कौन सा राज्य ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग अपनाने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है बिहार, तमिलनाडु, केरल या असम, तो आंसर इज असम। ठीक है, 8 मई 2021 को असम के मुख्य सचिव विष्णु बरुआ असम राज्य में एक डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली जिसको FIRMS है उसे लॉन्च किया है। नई प्रणाली 15 मई 2021 को शुरू की जाएगी। आज 13 मई है, 2 दिन बाद 15 मई 2021 को शुरू हो जाएगी। शुभारंभ के साथ असम वास्तविक समय पर, ठीक है, रियल डेटा, रियल टाइम, वास्तविक समय पर डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। ज्ञात हो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव से असम हर साल भयंकर बाढ़ और कटाव का शिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने श्वास SHWAAS नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर MOC को विकसित किया है। इसरो, DRDO, ICMR या फिर ICAR। तो साहब इसरो ने किया है ये कारनामा। DRDO ने किया है। ठीक है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी की चल रही दूसरी लहर से लड़ने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 प्रकार के लागत अनुकूल वेंटिलेटर, लागत का मतलब किफ़ायती है, लागत अनुकूल वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर MOC को विकसित किया है। इन तीनों वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो ध्यान रखने वाली बात है कि किसने बनाया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इसको बनाया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या VSSC। ठीक है, और ये क्या है, ये एक वेंटिलेटर का वो है और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। अब जान लेते हैं कि क्या है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। श्वास जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC द्वारा विकसित श्वास नामक एक पोर्टेबल मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो सांस की समस्या या ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता वाले मरीजों को हवा की तुलना में ऑक्सीजन के समृद्धि को लगातार वितरित करने में सक्षम है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये 10 किलो का जो है वो अपना ऑक्सीजन बनाने के लिए है। इसमें 2 पेशेंट को एक साथ वो कर सकते हैं, ऑक्सीजन प्रदान कर सकते हैं और उन दोनों के लिए सफिशिएंट है ये। चलिए आगे जब चर्चा हुई है तो इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना हुई। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसे अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अथक प्रयासों से स्थापित किया गया था। उस समय प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इसे भारत सरकार के स्पेस डिपार्टमेंट के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, ठीक है, मैनेज किया जाता है, जो सीधे भारत सरकार के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसरो अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। ये एक याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है।
और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर श्वास है, किसने वो किया है, VSSC, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। 12 मई 2021 को कहाँ प्रदेश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से इसका आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये म्यूकस जो फंगस का है, और ब्लैक फंगस का क्या इसका वो है। 12 मई 2021 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट, देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट भोपाल और जबलपुर में लगाने की घोषणा की है। म्यूकर ब्लैक फंगस के बारे में आमजन व मरीजों में जागरूकता फैलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीमारी में सर्जरी की ज़रूरत होती है। जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनके लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था की गई है। जो कोरोना से संक्रमित होने के दौरान ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के शिकार हुए हैं उनके लिए भी अलग से ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था की गई है। चलिए अब जान लेते हैं ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस यह एक फंगल डिजीज़ है, ठीक है, और जो म्यूकर माइकोसिस नाम के फंगस से होता है। ब्लैक फंगस अभी बहुत चर्चा में है न्यूज़ में। इसमें क्या है ये ब्लैक फंगस? ये फंगल डिजीज़ है, म्यूकर माइकोसिस नामक एक फंगस से होता है ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, इवन कोरोना हो उसके बाद के ये लक्षण हैं। जिनको पहले से कोई बीमारी हो वह ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करता हो या शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद रहकर शरीर में पहुंचता है। अगर शरीर में किसी तरीके का घाव है या शरीर कहीं से जल गया है तो वहाँ से भी शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही ठीक नहीं किया जाता तो आँखों की रोशनी जा सकती है, ये इसका साइड इफेक्ट है। फिर शरीर में जिस भी हिस्से में फंगल फैला है शरीर का वह हिस्सा बढ़ जाता है या सूजन आ जाती है, उसमें गंभीर रियल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खासतौर पर ज़मीन पर सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर जैसे पत्तियों, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद। इसलिए भाई लोगों थोड़ा सा इस समय जो कोरोना टाइम चल रहा है इस पेंडेमिक पीरियड में सड़ने वाली ऑर्गेनिक मैटर से दूर रहिएगा। चलिए ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जो हमारा डेली डोज ऑफ स्टैटिक जीके है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो डेडिकेटेड है, जो ग्रेड 3 के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी है, सीजीएल है, ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट का एग्ज़ाम है, विभिन्न जगहों पे जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं वो भी है, रेलवेज़ है, इवन ग्रुप डी वगैरह है, तो उसमें डायरेक्ट के क्वेश्चन लड़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये स्वतंत्रता संघर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, तो स्वतंत्रता संघर्ष से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। डेली डोज ऑफ स्टैटिक जीके में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? बेलगांव अधिवेशन 1924। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनी थी। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से नवाजा गया कब? 1915 में। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, गरम दल और नरम दल में एकता हो गई। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? लखनऊ अधिवेशन, वही जो 1916 में हुआ था। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? होम रूल लीग 1916 पूना में। ध्यान रखिएगा होम रूल लीग 2 है, एक मद्रास में स्थापित हुआ था, एक पूना में हुआ था। दोनों ही आपके 1916 में हुए थे, लेकिन पहला जो हुआ था पूछा जाएगा तो वो मार्च 1916 में हुआ था पूना में, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने स्थापित किया था। उस होम रूल लीग जो है वो पूना में स्थापित हुआ था, और दूसरा होम रूल लीग वो मद्रास में स्थापित हुआ था सितंबर 1916 में, और एनी बेसेंट ने उसे स्थापित किया था, ठीक है। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? तो ये जॉर्ज अरुंडले थे इसके प्रथम सचिव। भर्ती करने वाला सर्जन किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी को कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, और ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो भारत को आज़ाद कर देंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 1916 और अहमदाबाद में। कहाँ की थी साबरमती आश्रम की स्थापना? तो 1916 में अहमदाबाद में की थी, ठीक है। चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया? ये किसान नेता थे, ध्यान रखने वाली बात है, इनका नाम राजकुमार था। चंपारण आने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। ये 1917 की बात है। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया?
तो दो चीज़ें इसमें आएंगी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने जो किया वो दक्षिण अफ्रीका में किया, और यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में कब किया सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग, तो ये चंपारण बिहार में किया था, यही 1917 की बात हो रही है ये। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ठीक है, चंपारण विद्रोह का कारण क्या था? चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी थी? तिनकटिया प्रथा। या किस वजह से ये चंपारण विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किया था गांधी जी ने? ये तिनकटिया प्रथा थी। ठीक है, जिसमें 1/3 आपको उगाना ही होता था, नील की खेती करनी होती थी, क्योंकि नील कॉटन के कपड़ों में पड़ता था उस समय की बात है, और उससे भूमि बंजर हो जाया करती थी जब नील का पौधा उगाया जाता था। तो इस वजह से किसान उगाना नहीं चाहते थे, और ये ज़बरदस्ती नियम लागू कर दिया गया था कि 1/3 आपको उगाना ही पड़ेगा, और ये विदेशों में जाता था वो नील। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए हड़ताल के समर्थन में उन्होंने किया था। ध्यान दीजिएगा, ये भूख हड़ताल है, ठीक है, और ये क्या था? सत्याग्रह था। ओके, ये सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ, और ये भूख हड़ताल है जो 1918 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे। ओके, भूख हड़ताल अलग है, सत्याग्रह अलग है। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? कर नहीं आंदोलन, यानी कर नहीं जमा करेंगे, ये आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ था? ये 19 मार्च 1919। डेट पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। क्या है रॉलेट कानून? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील, और ना कोई वकील किया जा सकता था। इसी वजह से इसको काला कानून कहा जाता था, क्योंकि अगर आपके ऊपर आरोप लग गया तो आपका जेल जाना तय है, आप अपने बारे में कुछ भी नहीं रख सकते थे कोर्ट के सामने। तो क्या कानून हुआ? संदेहास्पद अगर व्यक्ति है तो बिना मुकदमा चलाए हुए गिरफ्तार किया जा सकता था, उसके खिलाफ ना तो कोई अपील आप कर सकते हैं किसी अदालत में, ना कोई दलील पेश कर सकते हैं, और ना ही कोई वकील खड़ा कर सकते हैं उसके सपोर्ट में। तो ये पूरी तरीके से ये काला कानून था जो 19 मार्च 1919 को आया था, रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल शुरू किया 6 अप्रैल 1919। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में भूख हड़ताल शुरू किया। और जलियांवाला बाग कब हुआ? देखिए, 6 अप्रैल को आया, 19 मार्च को रॉलेट एक्ट। ठीक है, सीक्वेंस पकड़िए। रॉलेट एक्ट आया 19 मार्च 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गांधी जी ने, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें सैफुद्दीन किचलू और वो सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, जिसकी वजह से सभा बुलाई गई थी और वहाँ पर गोलीकांड कर दिया जनरल ओ डायर ने। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और ये जलियांवाला बाग है कहाँ पर? ये आपका अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग का नेतृत्व किया था, जो हत्याकांड था। इसमें निहत्थे नागरिकों पर गोली चला दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी, जिसके विरोध में यह जनसभा की जा रही थी, और उस पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई थी? सरकारी आंकड़ा तो कहता है कि 379 यानी 379 लोग मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस की जो अपनी समिति थी उस समय, उसमें बताया गया था कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे इसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? ये हंसराज ने किया था, यही गद्दार था, ठीक है, जिसे बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया सुरक्षित। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? हंसराज ने किया था, जिसने सारी खुफिया जानकारी उनको प्रदान की थी। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? शंकरन नायर। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीछे, इसमें ध्यान रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद होती थी उसमें से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये शंकरन नायर जी ने इस्तीफा दिया था। किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति की गठन करने की घोषणा की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने की थी। देखिए, ये किया था लॉर्ड हंटर के नेतृत्व में। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? उसमें 3 भारतीय थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग को गठित किया था? ये मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में किया था, ध्यान रखिएगा। जो ब्रिटिश सरकार ने किया वो हंटर के नेतृत्व में किया, और जो
कांग्रेस ने किया वो मदन मोहन मालवीय उसमें किया नेतृत्व में। इनके अन्य सदस्य जो थे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे उसमें। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति? ये जल्ली नाम के व्यक्ति की संपत्ति थी। जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में था? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया था, जिसको गांधी जी ने समर्थन दिया था। हालांकि ये बाद में इसका काफ़ी विरोध भी होता है, जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन शुरू किया था, यह खिलाफत आंदोलन। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? 23 नवंबर 1919। हिंदू और मुसलमानों के संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की 23 नवंबर 1919। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। चलिए, इस तरीके से ये स्टैटिक जीके का पार्ट खत्म होता है, यानी सेकंड सेगमेंट खत्म होता है। आते हैं अब हम अपने थर्ड सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ये जीएस और जीके के किसी भी पार्ट से हो सकता है, रैंडमली हम उठाते हैं। आज हमने लिया है विटामिन का रासायनिक नाम ABCDE और K। इसको कैसे आप याद कर सकते हैं? तो देखिए, आप एक छोटा सा एक लाइन आप वो कर लीजिए कि रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, और ABCDE और K इस तरफ आपने लिख लिया। मैं आपको बताता हूं, ABCDE और K, ठीक है, ये आपने किया हुआ है। अब इसके आगे बस खाली रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ए से आप रेटिनॉल, ठीक है, ए से रेटिनॉल हो गया, बी से थायमीन हो गया, सी से एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, डी से कैल्सीफेरॉल हो गया, ठीक है, क कैल्सीफेरॉल हो गया आपका, ई से टेकोफेरॉल हो गया, टॉफी का टेकोफेरॉल, ठीक है, ये ई से हो गया, और के का हो गया फिलिक्विनोन, विटामिन के फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन ये आपका हो गया विटामिन के। तो रथ एक टॉफी सीधे से आपने लिख दिया ABCD और E, और इसके आगे र थ ए क टॉफी, ठीक है। तो क्या हो गया? ये रेटिनॉल हो गया, थायमीन हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया, टेकोफेरॉल हो गया, फिलिक्विनोन हो गया, ठीक है, फिलिक्विनोन। तो ये आप इस तरीके से रथ एक टॉफी, ये विटामिन के नाम याद कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल आ जाएगा। प्रीलिम्स के लिए तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि टिक मारना होता है आपको। सीक्वेंस एक बार आप पकड़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर करिए, ठीक है, और जो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की हैं आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल 8 बजे। धन्यवाद।